नमस्कार दोस्तों, आज बिहार के महान कवि नागार्जुन जी की जयंती है और मैं उनके लिए लिखी एक कविता पढ़कर सुनाना चाहती हूँ और साथ में उनकी भी दो कविताएं आपको पढ़कर सुनाना चाहती हूँ। उससे पहले थोड़ी सी भूमिका कि नागार्जुन जी इधर बहुत से विवादों में रहे। फेसबुक पर बहुत बड़ा हंगामा हुआ था जब कोई गुनगुन नाम की महिला ने उनके खिलाफ लिखा था और मैंने तभी कुछ भी नहीं कहा था और अभी कुछ भी इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि जो कुछ भी मैं कहूँगी वो अनुमान है। मैं नागार्जुन जी से कभी नहीं मिली। वो मेरे नाना जी के मित्र थे और करीबी मित्र थे। रात में आकर घर में ठहरे थे। उस वक्त मेरी माँ और मौसी छोटी छोटी थी और अगली सुबह उन्होंने माँ और मौसी को एक पंक्ति दी थी विस्तार करने के लिए, तो मैंने भी उस पंक्ति का विस्तार किया। उन लोगों ने तो उस वक्त किया ही होगा, लेकिन अब कहाँ कोई कागज़ संभाल के रखता है। यही तो बात है कि कितना कुछ इधर से उधर हो जाता है, कितने मौके चूक जाते हैं। लेकिन बहरहाल तो मैंने उस पंक्ति का विस्तार किया है और वो मैं पढ़ के सुनाऊंगी और उसके बाद नागार्जुन जी की दो बहुत प्रसिद्ध कविताएं पढ़ के सुनाऊंगी जिनमें बहुत लय, बहुत ताल, बहुत संगीत है और जो जनजीवन से भी जुड़ती हैं और जिनमें बुर्जुआ तथाकथित बुर्जुआ सौंदर्य भी आपको मिल जाएगा। और तकनीकी मतलब आदर्श ये होता कि मैं नागार्जुन की कुछ विरल कविताएं आपको सुनाती। वैसे दिन भर आज सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे और फेसबुक पे कम दिखा है, लेकिन ट्विटर पे उनकी वो पंक्ति ट्रेंड करती रही है, शायद प्रधानमंत्री के लिए, कि वो मुझसे पूछेंगे मैं क्या जवाब दूंगा, क्या मैं हकलाऊँगा। तो मैं उस पंक्ति का विस्तार आपको सुनाती हूँ। पहले तो कि वो पंक्ति क्या है और मैं वो कविता भी आपको दिखाना चाहती हूँ जो मेरे तीसरे कविता संग्रह प्रत्यंचा में संकलित है। वो पंक्ति क्या है उसकी मैं आपको तस्वीर भी दिखाना चाहती हूँ। आशा है कि आप इसे देख सकते हैं। नागार्जुन की एक पंक्ति का विस्तार और मैं इसे पढ़ के भी सुनाना चाहती हूँ। नींद नहीं आई पलकों पे टंगी रह गई रात। ये पंक्ति उन्होंने दी थी मेरी माँ और मौसी को, वो तब छोटी थी और इसका विस्तार करना था। तो मैंने इसमें 3 पंक्तियाँ और जोड़ी हैं और अब आप मुझे बताइएगा कि कैसी बनी है कविता। नींद नहीं आई पलकों पे टंगी रह गई रात, चाँद डूबा अर्धरात्रि छोड़ गया वह साथ, तारे टिमके सूरज जागा भोर हुई, कल तक बची रह गई मेरी बात। तो ये कविता सन स्टार अखबार में छपी थी 2014 में, तभी मैंने ये विस्तार किया था। मैं दरअसल तब कनाडा से लौट के आई थी और बहुत सी बातें हो रही थी और मेरी माँ को नागार्जुन की सबसे ज़्यादा पसंद वो कविता है बहुत दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, बहुत दिनों तक कहानी पुतला सोई। उसके पास अलग अलग बिखरी बिखरी पंक्तियाँ हैं। तो खैर तो वो ये सुनाया करती थी और उसी क्रम में उन्होंने ये पंक्तियों वाला किस्सा भी मुझे बताया था। तो खैर ये थी मेरी अपनी कविता और अब मैं आपको नागार्जुन की 2 सबसे प्रसिद्ध कविता पढ़ के सुनाने जा रही हूँ और आप शायद गेस कर सकते हैं। मैं उस किताब से पढ़ के सुना रही हूँ जिससे थोड़े समय मैंने महाविद्यालय में पढ़ाया था। आप शायद गेस कर सकते हैं कि कौन सी 2 कविताएं होंगी। कालिदास सच सच बतलाना। अच्छा, क्यों मैंने ये कविता चुनी है इस पर भी मैं कुछ कहना चाहती हूँ। मैं कहानीकार भी हूँ और कवि होने के नाते भी, कहानीकार होने के नाते भी मैंने ये सवाल बहुत ज़्यादा फेस किया है कि जो पात्र हम गढ़ते हैं वो किस हद तक हमारा अपना सेल्फ रिफ्लेक्शन होता है, किस हद तक काल्पनिक होता है। हम उसे जो पूरा
ढांचे में बिठाते हैं, एक एक शक्ल देते हैं, एक मूर्तिकार की तरह उसकी पूरी प्रतिमा गढ़ते हैं, तो वो कितना हमसे मिलता है, कितना किसी और से मिलता है। अब किसी और से मिलेगा तो वो भी शायद एकदम इलीगल है, कि मान लीजिए कि मुझे कई बार लगता है या किसी और को लग सकता है कि किसी ने उसके ऊपर कहानी लिख दी, तो मुझे लगता है कि ये कॉपीराइट से ज़्यादा बड़ा मामला हो जाएगा। लेकिन खैर, तो कहने का मतलब वो है कि ये एक बहुत प्रसिद्ध जुमला है, और जैनेंद्र जी का ही है कि आसपास से कोई भी चरित्र उठा लो, तो उठाने का मतलब है कि उस पर फिर काम करना होता है, क्योंकि आप उसकी कुछ पहलू को उठाते हैं और फिर आप उसको अपने हिसाब से अपने कथानक में ढालते हैं। ये बात एक कवि कितनी खूबसूरत, और हम उसके, और ये भी है एक वो भी है, और एक ये भी है कि हम उसके पर पीड़ा में कितना रो सकते हैं। आज अगर मज़दूरों ने कष्ट झेला है तो हम उसमें कितना खुद को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और किस तरह आइडेंटिफाई करें बेस्ट कि वो उसका कुछ समाधान निकले, वो एक परपेचुअल प्रॉब्लम बन के नहीं रह जाए, कि मज़दूर कभी किसी अचानक की स्थिति के लिए तैयार हो ही नहीं पाए, है ना। हम एक भविष्य की दृष्टि क्यों नहीं रखें। तो खैर, कविता है कालिदास। कालिदास सच सच बतलाए, इंदुमती के मृत्यु शोक से अजरो आया तुम रोए थे। आज यानी दशरथ के पिता, और उन्होंने इंदुमती इतनी सुकुमार थी, उन्होंने इंदुमती को फूल से मारा, और इंदुमती को उसी से इतनी चोट लगी कि वो ख़त्म। तो क्या प्रसंग उठाया है, किस प्रसंग से उन्होंने देखिए शुरुआत की। कालिदास सच सच बतलाना, शिवाजी की तीसरी आँख से निकली हुई महाज्वाला में घृत मिश्रित सूखी समिधासन, कामदेव जब भस्म हो गया, रतिका क्रंदन सुन आंसू से, तुमने ही तो दृग्ध हुए थे। कालिदास सच सच बतलाना, रति रोई या तुम रोए थे। तो यहाँ पे जेंडर भी आ गया, वो बात भी आ गई, और बाकी जो पंक्ति है उसकी मैं व्याख्या क्यों करूँ, मुझे सीधा पाठ करना चाहिए, लेकिन बीच में कुछ कहने की भी इच्छा होती है, क्योंकि आजकल ये बहुत सवाल उठ रहा है कि पुरुष कविताएं लिख रहे हैं स्त्रियों की के लिए भी, के ऊपर भी, और स्त्रीवाचक में भी, तीनों बातें हो रही हैं, और साइमल्टेनियसली इसका उलट भी हो रहा है। स्त्रियां लिख रही हैं पुरुषवाचक में, पुरुष पर और पुरुष के लिए भी। पुरुष के लिए का मेरा मतलब है उसके सरोकारों को लेते हुए, और उस तक अपनी बात पहुंचाने के लिए भी। वर्षा ऋतु की स्निग्ध भूमिका, प्रथम दिवस आषाढ़ मास का, देख गगन में श्याम घन घटा, विधुर यक्ष का मंजब उछटा। खड़े खड़े तब हाथ जोड़कर चित्रकूट के सुभग शिखर पर, उस बेचारे ने भेजा था जिनके ही द्वारा संदेशा, उस पुष्करावर्त मेघों का साथी बनकर उड़ने वाले। कालिदास सच सच बतलाना, पर पीड़ा से पूर पूर हो, थक थक कर और चूर चूर हो, अमर धवल गिरी के शिखरों पर, प्रियवर तुम कब तक सोए थे, रोया यक्ष कि तुम रोए थे। कालिदास सच सच बतलाना। तो कालिदास के लिए ये कविताएं हैं। हमारे भारतवर्ष के महानतम कवियों में से, संस्कृत भाषा के आदि कवि, हमारी संस्कृति के प्रवर्तक कालिदास के लिए लिखी गई ये कविता है। उन्होंने अद्भुत चरित्र गढ़े। कालिदास की अपनी कथा है, तिलोत्तमा ने उनसे पूछा अस्ति कश्चित् त्वां विशेषः, और उन्होंने उन 3 शब्दों से महाकाव्य खंड काव्य की रचना कर दी, कुमार, संभव और तमाम। तो ये थे कालिदास। और अगली कविता जो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ वो भी नागार्जुन की सबसे प्रसिद्ध कविता है, बादल को घेरते देखा है। बादल को घेरते देखा है, अमल
धवलगिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है। बादल को घिरते देखा है। तुहिन कणों यानी बर्फ, तुहिन यानी बर्फ के कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है। स्नोफॉल, जिसकी ब्यूटी का कोई जवाब नहीं। तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं। उनके श्यामल नील सलिल में समतल देशों से आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर विस्तंतु खोजते हंसों को घिरते देखा है। बादल को घिरते देखा है। ऋतु बसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा। बालारुण की मृदु किरणें थी, अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे। एक दूसरे से विरहित हो अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती। निशा काल के चिर अभिशापित बेबस उन चकवा चकई का बंद हुआ क्रंदन फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे शैवालों की हरी दरी पर प्रणय कलह चढ़ते देखा है। बादल को घिरते देखा है। दुर्गम बर्फानी घाटी में शत सहस्र फुट ऊंचाई पर, दुर्गम बर्फानी घाटी में शत सहस्र फुट ऊंचाई पर अलग नाभि से उठने वाले निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित होकर तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चढ़ते देखा है। बादल को घिरते देखा है। दुर्गम बर्फानी घाटी में शत सहस्र फुट ऊंचाई पर अलग नाभि से उठने वाले निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित होकर तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चढ़ते देखा है। कहाँ गया धनपति कुबेर, वह कहाँ गई उसकी वह अलका, नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का। ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या मेघदूत का पता कहीं पर, कौन बताए वह छाया में बरस पड़ा होगा न यहीं पर। जाने दो वह कभी कल्पित था, जाने दो वह कभी कल्पित था। मैंने तो भीषण जाड़ों में नभचुंबी कैलाश शीर्ष पर महामेघ को झंझानिल से गरज गरज भिड़ते देखा है। बादल को घिरते देखा है। शत शत निर्झर निर्झरिणी कल मुखरित देव दारु कानन में शोणित धवल भोजपत्रों से छाई हुई कुटी के भीतर रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से कुंतल को साजे। इंद्रनील की माला डाले शंख सरीखे सुघड़ गलों में, कानों में कुबलय लटकाए शतदल लाल कमल वेणी में। रजत रचित मणि खचित कला में पान पात्र द्राक्षासव पूरित, पान पात्र द्राक्षासव पूरित रखे सामने अपने अपने लोहित चंदन की त्रिपादी पर। नरम निदाग बाल कस्तूरी मृक्षालों पर पलथी मारे, मदिरा लुण आँखों वाले उन उन्मत्त किन्नरियों की मृदुल मनोरम उंगलियों को वंशी पर फिरते देखा है। बादल को घेरते देखा है। तो ये थी नागार्जुन की दो अद्भुत कविताएं जो हम सब ने स्कूल से लेकर कॉलेज तक पढ़ी हैं और भारतवर्ष की विराट संस्कृति का गायन भी मिलेगा आपको इन कविताओं में, और भी बहुत सी बातें हैं जो प्रकृति का सौंदर्य है वो तो है ही है,
लेकिन वो बहुत ज़्यादा जो हमने देखा है उसे और जो हम अभी देख रहे हैं प्राकृतिक सौंदर्य उसे बचा कर रखें और जो हमारे सांस्कृतिक धरोहर है उसके लिए आशा है कि आपको मेरा पाठ पसंद आया। दोस्तों, ये बहुत लोकप्रिय कविता